हेलो एंड वेलकम टू आईएमजी। आज हम लोग रिनल स्टोन टॉपिक पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे और साथ में थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में। तो क्या क्या टॉपिक्स इसके अंडर है जो कि हम लोग को जानना है। तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट, सैचुरेशन प्रोडक्ट, फॉर्मेशन प्रोडक्ट, ये सब क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर स्टोन इनहिबिटिंग फैक्टर्स और टाइप्स ऑफ स्टोन्स जिसमें आएंगे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स, सिस्टीन स्टोन्स, यूरिक एसिड स्टोन्स और कुछ अदर रेयर स्टोन्स। इसके बारे में निमोनिक्स भी हम लोग एक तैयार करेंगे। और किडनी स्टोन के क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, स्ट्रैंगरी क्या होता है, डाइटल क्राइसिस क्या होता है, इन्वेस्टिगेशंस इसमें क्या क्या करवाएंगे, मैनेजमेंट इसका कैसा होता है, ESWL क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी क्या होता है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, स्टेन स्ट्रेस क्या होता है, इसके डिसएडवांटेजेस, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन। और अगर ESWL हम लोग नहीं करवा पा रहे हैं तो अदर क्या क्या मैनेजमेंट है, PCNL क्या होता है, URS IRS क्या होता है, RIRS। फिर लेज़र से क्या हम लोग मैनेज कर पाएंगे इसमें, ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे इसमें। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट सब टॉपिक दैट इज़ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट। तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन प्रोडक्ट क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ये होता है कंसंट्रेशन प्रोडक्ट। एक सॉल्यूशन है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन। फिर एक और चीज़ होता है सैचुरेशन प्रोडक्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन। ये तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सैचुरेशन प्रोडक्ट हो जाएगा मैक्सिमम अमाउंट। मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, सैचुरेशन प्रोडक्ट कहलाएगा। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। फिर है फॉर्मेशन प्रोडक्ट, maximum amount of solute in a solution after taking into account stone inhibiting factor। maximum amount of solute in a solution मतलब saturation product after taking into account stone inhibiting factor। तो saturation product कितना होगा जब हम लोग stone inhibiting factor को भी शामिल करेंगे उसमें। फॉर्मेशन प्रोडक्ट का क्या है डेफिनेशन, मैक्स अमाउंट of saturation product after taking into account stone inhibiting factor। तो काफ़ी इजी हो गया। सबसे पहले कंसंट्रेशन प्रोडक्ट के का डेफिनेशन हम लोग को बस याद रहना है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन। सैचुरेशन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट। फॉर्मेशन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, सैचुरेशन प्रोडक्ट व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट स्टोन इनहिबिटिंग फैक्टर। अब स्टोन इनहिबिटिंग फैक्टर मतलब स्टोन को बनने से रोकने वाला क्या क्या फैक्टर है। तो उसमें दो चीज़ याद रखना है, एक साइट्रेट, एक टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन। टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन और साइट्रेट, ये दोनों होते हैं स्टोन इनहिबिटिंग फैक्टर। ठीक है। अब मेन चीज़, कैसे स्टोन बनेगा, जब कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाएगा तो स्टोन फॉर्म होगा। कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े, वो जब फॉर्मेशन प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट विल बी मोर देन फॉर्मेशन प्रोडक्ट, देन स्टोन विल फॉर्म। तो ये क्राइटेरिया होगा स्टोन फॉर्मेशन का। When concentration product is more than formation product, stone formation occurs।
ठीक है, काफ़ी इजी था वो। 4 चीज़ ध्यान में रखना है: कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट, सैचुरेशन प्रोडक्ट, फॉर्मेशन प्रोडक्ट, स्टोन इनहिबिटिंग फैक्टर। कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन हो जाएगा, सैचुरेशन प्रोडक्ट मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट हो जाएगा, फॉर्मेशन प्रोडक्ट द मैक्सिमम मतलब सैचुरेशन प्रोडक्ट व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट स्टोन इनहिबिटिंग फैक्टर। और लास्ट में हम लोग पढ़े कि जब कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट फॉर्मेशन प्रोडक्ट से ज़्यादा हो जाता है तो स्टोन फॉर्म होता है। अब स्टोन इनहिबिटिंग फैक्टर्स क्या क्या था? एक साइट्रेट था, एक टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन था, टैम हॉर्सफॉल प्रोटीन एंड साइट्रेट। अब स्टोन्स पढ़ेंगे तो 4 मेन स्टोन्स और कुछ रेयर स्टोन्स हैं। 4 मेन स्टोन्स का याद करने के लिए हम लोग TUCC टक यूज़ करेंगे निमोनिक के तौर पर, और जो रेयर टाइप ऑफ स्टोन है उसके लिए TIX टिक्स, टक टिक्स। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? T से ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन, U से यूरिक एसिड स्टोन, C से सिस्टीन स्टोन, C से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। फिर रेयर स्टोन्स के लिए टिक्स, T से क्या हो जाएगा? ट्राइमटरीन स्टोन्स, I से इंडिनेविर स्टोन, X से जैंथिन स्टोन्स। ठीक है, टक टिक्स। तो ये निमोनिक से हम लोग स्टोन्स क्या क्या बनता है, रीनल स्टोन्स, वो हम लोग याद कर रहे हैं। तो टक से स्टार्ट करते हैं। टक में सबसे पहले हम लोग कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रीनल स्टोन है। मोस्ट कॉमन रीनल स्टोन इज कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। ठीक है, और ये किस में फॉर्म होता है? तो एसिडिक यूरिन में फॉर्म होता है। इट इज़ फॉर्म इन एसिडिक यूरिन। इसमें 2 टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ मोनोहाइड्रेट स्टोन्स। क्रिस्टल्स कैन बी ऑफ मोनोहाइड्रेट या डाइहाइड्रेट। या तो मोनोहाइड्रेट स्टोन्स के क्रिस्टल होंगे या डाइहाइड्रेट स्टोन के क्रिस्टल होंगे। जो मोनोहाइड्रेट स्टोन्स के क्रिस्टल होंगे उसका शेप कैसा होगा? डम्बेल शेप होगा, डम्बेल शेप, डम्बेल शेप, इस तरह का डम्बेल शेप्ड स्टोन्स मिलेंगे मोनोहाइड्रेट स्टोन का क्रिस्टल्स के। और ये बहुत हार्ड होता है, वेरी हार्ड स्टोन्स, वेरी हार्ड स्टोन्स। ठीक, डाइहाइड्रेट स्टोन्स जो होते हैं वो एनवेलप शेप्ड होते हैं, एनवेलप्ड शेपेड, कुछ इस तरीके का। मेल वाला साइन जो होता है, जी मेल का साइन आप लोग याद कर सकते हैं, जी मेल साइन जो है वैसा एनवेलप्ड शेप्ड डाइहाइड्रेट स्टोन्स के क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे। इसको हम लोग मलबरी स्टोन कहते हैं, मलबरी स्टोन्स भी इसको कहते हैं। क्यों कहते हैं मलबरी स्टोन? क्योंकि इसके जो एजेस है, मार्जिन्स जो होते हैं वो स्पिक्यूलेटेड होते हैं, ड्यू टू स्पिक्यूलेटेड मार्जिन्स। और जो डाइहाइड्रेट के एनवेलप शेप्ड स्टोन्स है, इनमें देखा गया है कि अर्ली पेन एंड हिमेच्यूरिया देखने को मिलता है। अर्ली पेन एंड हिमेच्यूरिया। हिमेच्यूरिया क्या होता है? ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन। तो अर्ली पेन एंड हिमेच्यूरिया देखने को मिलेगा। एनवेलप शेप क्यों इसमें दिख रहा है अर्ली पेन? क्योंकि ये इसके मार्जिन स्पिक्यूलेटेड है, जिसके कारण इसको हम लोग मलबरी स्टोन कहते हैं। और इसी मलबरी स्टोन के होने के कारण अर्ली पेन एंड हिमेच्यूरिया देखने को मिलता है डाइहाइड्रेट क्रिस्टल्स कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स के।
इतना था कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स के बारे में। अब इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे कि अगर रिकरेंट कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होगा, बार बार रिकरेंट कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स अगर हो रहा है एक पेशेंट में, तो डाइटरी एडवाइस उसको देंगे टू प्रिवेंट फर्दर एपिसोड्स। क्या क्या डाइटरी एडवाइसेस देंगे? डाइटरी एडवाइसेस टू प्रिवेंट recurrent calcium oxalate to prevent recurrent calcium oxalate stone। पहला, डिक्रीज फैट कंटेंट। उसके डाइट में फैट कंटेंट कम से कम होना चाहिए। कैल्शियम इनटेक बढ़ाना चाहिए। क्यों बढ़ाना चाहिए? क्योंकि कैल्शियम क्या था, तो स्टोन इनहिबिटिंग फैक्टर का एक पार्ट था। स्टोन इनहिबिटिंग फैक्टर में और क्या था? कैल्शियम और टैम हॉर्स बॉल प्रोटीन। ठीक है, तो हम लोग कैल्शियम उसमें बढ़ा सकते हैं। तो क्या करता है कैल्शियम कि जब वो डाइट में रहेगा, जब वो गट में जाएगा, तो ऑक्जेलेट्स को चिलेट कर देगा। चिलेट करने के कारण ऑक्जेलेट्स स्टूल के साथ निकल जाएगा और उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा। एब्जॉर्प्शन कम होगा तो किडनी में वो कम पहुंचेगा। किडनी में कम पहुंचेगा तो किडनी स्टोन्स भी कम होगा। तो इसको लिख लेते हैं कि गट में जाने के बाद, इन गट कैल्शियम विल chelate the oxalates। Calcium will chelate oxalates and oxalates are excreted। लेस एब्जॉर्प्शन होगा जिसके कारण, और लेस स्टोन फॉर्मेशन होगा। ये हो गया कैल्शियम। क्यों हम लोग कैल्शियम बोलते हैं उसको डाइट में लेने के लिए? क्योंकि वो एक स्टोन इनहिबिटिंग फैक्टर है। स्टोन इनहिबिटिंग फैक्टर क्यों है? क्योंकि गट में जाने के बाद कैल्शियम ऑक्जेलेट के साथ चिलेट कर देता है। ऑक्जेलेट को चिलेट करने के बाद ऑक्जेलेट एक्सक्रीट हो जाएगा। कम एब्जॉर्प्शन होगा तो स्टोन भी कम बनेगा। तो क्या क्या हम लोग उसको डाइटरी एडवाइस दिए? पहला, फैट कंटेंट कम करो, कैल्शियम अपने डाइट में रखो। पायरिडॉक्सिन के लार्ज डोजेस लो। लार्ज डोजेस ऑफ पायरिडॉक्सिन बोलेंगे उसको खाने के लिए। फोर्थ पॉइंट है कोलेस्टायरामिन क्यों बोलेंगे? क्योंकि इट बाइंड्स ऑक्जेलेट इन द गट एंड रिड्यूसेस इंसिडेंस। सेम काम कर रहा है कोलेस्टायरामिन जो कैल्शियम कर रहा था। सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज कैल्शियम। ठीक है, कोलेस्टायरामिन देंगे, पायरिडॉक्सिन देंगे, कैल्शियम देंगे ज़्यादा, और फैट कंटेंट बोलेंगे कम करो। तो ये चार चीज़ डाइटरी एडवाइस देंगे उन पेशेंट में जिसमें रिकरेंट कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स का केस हो। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टोन, दैट इज़ ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन। जो टक था उसमें टी था ट्रिपल ऑक्सलेट स्टोन, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन सॉरी। यू से यूरिक एसिड स्टोन, सी से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, और लास्ट सी से सिस्टीन स्टोन्स। तो सेकंड, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन। व्हाट इज़ ट्रिपल फॉस्फेट क्यों कहते हैं? क्या तीन चीज़ें इसमें? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एमोनियम, इन तीनों का फॉस्फेट। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एमोनियम फॉस्फेट। कैल्शियम, मैग्नीशियम, एमोनियम का फॉस्फेट है, इसीलिए इसको ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन बोलते हैं।
ठीक है, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन बोल रहे हैं इसलिए इसको। अब क्या है कि ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन में कैल्शियम मैग्नीशियम अमोनियम का फॉस्फेट है, इसलिए इसको ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन बोलते हैं। इसका और क्या क्या नाम है, तो स्टैगहॉर्न या स्ट्रोवाइट स्टोन, दोनों एस से स्टार्ट होता है। स्टैगहॉर्न, स्ट्रोवाइट स्टोन, स्टैगहॉर्न एंड स्ट्रोवाइट स्टोन, ये अदर नेम से ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन का। क्या होता है इसमें, कैल्शियम मैग्नीशियम अमोनियम का फॉस्फेट होता है और ये एल्कलीन यूरिन में बनता है। जो कैल्शियम ऑक्सीडेट स्टोन था वो एसिडिक यूरिन में बनता था, लेकिन ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन एल्कलीन यूरिन में बनता है और यूजुअली इट इज़ इन्फेक्टेड विथ, जो यूरिन होता है दैट इज़ इन्फेक्टेड विथ प्रोटीज। ठीक है, तो पहला पॉइंट, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन का अदर नेम है स्टैगहॉर्न स्टोन, स्ट्रोवाइट स्टोन, स्टैगहॉर्न स्टोन एंड स्ट्रोवाइट स्टोन। इसको ट्रिपल फॉस्फेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, इसका 3 कॉन्स्टिट्यूएंट है और ये अल्कलाइन यूरिन में बनता है विच इज़ यूजुअली इन्फेक्टेड विथ प्रोटीज। अब इसके क्रिस्टल का शेप क्या है, कॉफिन लिड टाइप है। क्रिस्टल कैसे हैं, तो कॉफिन लिड टाइप, कॉफिन लिड टाइप होते हैं कुछ इस तरीके का, कॉफिन लिड टाइप। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्मूथ डर्टी वाइट सरफेस होता है। कैसा होता है, स्मूथ डर्टी वाइट सरफेस। ठीक है, कलर कैसा है, डर्टी वाइट, सरफेस कैसा है, स्मूथ। तो स्मूथ डर्टी वाइट सरफेस विच इंक्रीज इन साइज बिफोर बिकमिंग सिम्टोमेटिक। स्मॉल साइज में एसिम्टोमेटिक होता है, व्हेन इट इंक्रीजेस इन साइज इट बिकम्स सिम्टोमेटिक। अब इसमें अगर रिकरेंसी आए, रिकरेंट ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन अगर है, तो इसका मैनेजमेंट क्या होता है कि एसिटो हाइड्रोक्सामिक एसिड देते हैं। एसिटो हाइड्रोक्सामिक एसिड, एसिटो हाइड्रोक्सामिक एसिड देते हैं। रिकरेंट कैल्शियम ऑक्सीडेट स्टोन में डाइटरी एडवाइसेस देते थे, जिसमें कि 4 पॉइंट्स था कि डिक्रीज फैट कंटेंट, इंक्रीज कैल्शियम इन डाइट, इंक्रीज pyridoxine and increase cholestyramine. pyridoxine, cholestyramine कैल्शियम को बढ़ाना है और फैट को कम करना है। लेकिन अगर रिकरेंट TPS या ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन है तो एसिटोहाइड्रोक्सामिक एसिड देते हैं। एसिटोहाइड्रोक्सामिक एसिड, AHA, एसिटोहाइड्रोक्सामिक एसिड। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, सिस्टीन स्टोन, TUCC, ट्रिपल फॉस्फेट यूरिक एसिड सिस्टीन स्टोन कैल्शियम ऑक्सीलेट। हम लोग ट्रिपल फॉस्फेट के बारे में जाने, एनवेलप शिफ्ट होता है। ट्रिपल फॉस्फेट को हम लोग स्ट्रोवाइट स्टोन या स्टैगहॉर्न स्टोन भी कहते हैं, और ट्रिपल इसलिए कैल्शियम मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट रहता है। क्रिस्टल इसके कॉफिन लिड टाइप होते हैं, और इसमें
अगर रिकरेंट ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन हो रहा है पेशेंट में तो उसको क्या क्या देंगे। एक मेडिकल मैनेजमेंट इसका है एसिटोहाइड्रोक्सामिक एसिड। एसिटोहाइड्रोक्सामिक एसिड। अब वहीं कैल्शियम ऑक्सलेट जब पढ़े हम लोग तो कैल्शियम ऑक्सलेट का दो वेरिएंट था क्रिस्टल्स का, एक मोनोहाइड्रेट एक डाईहाइड्रेट। मोनोहाइड्रेट में क्या था, डाईहाइड्रेट में क्या था। तो मोनोहाइड्रेट में हम लोग देखे कि मोनोहाइड्रेट में जो स्टोन्स है वो डम्बल शेप्ड का था, और डाईहाइड्रेट में जो स्टोन्स थे वो एनवेलप शेप्ड का था। एनवेलप होने के कारण जो इसके मार्जिन थे वो स्पिक्यूलेटेड था। स्पिक्यूलेटेड होने के कारण इसको मलबरी अपीयरेंस, मलबरी स्टोन भी कहते थे, मलबरी स्टोन्स कहते थे। और जिसके कारण अर्ली सिम्टम्स दिखते थे, अर्ली पेन और अर्ली हिमेचूरिया दिखता था। ये हो गया कैल्शियम ऑक्सलेट का क्लिनिकल फीचर्स। अब जब कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन से रिकरेंसी करने लग जाए तो हम लोग उसको डाइटरी एडवाइस देंगे पेशेंट को। डाइटरी एडवाइस क्या देंगे, 4 चीज़ इसको फॉलो करने बोलेंगे। पहला चीज़ कि फ़ैट को कम करो, कैल्शियम बढ़ाओ डाइट में, पायरिडॉक्सिन लो, और चौथा चीज़ कोलेस्टायरामिन लो। ठीक है, 4 चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखे थे कि फ़ैट को कम करना है, कैल्शियम को बढ़ाना है, पायरिडॉक्सिन का लार्ज डोसेस लेना है, कोलेस्टायरामिन को भी बढ़ाना है। कोलेस्टायरामिन का सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था कैल्शियम जैसा, कि ये दोनों क्या करते हैं, चिलेट कर देते हैं ऑक्सलेट्स को। नाउ लेट्स कम टू यूरिक एसिड स्टोन, जो फोर्थ है हम लोग का। सिस्टीन स्टोन शायद बच गया, सिस्टीन स्टोन यहीं पे हम लोग कवर करेंगे। सिस्टीन स्टोन क्या होता है। सिस्टीन स्टोन का खास बात यह है कि ये रेडियो ओपेक स्टोन होते हैं, रेडियो ओपेक स्टोन होता है। सिस्टीन स्टोन्स आर रेडियो ओपेक। रेडियो ओपेक सिस्टीन हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, इसको नाम ही दे दो रेडियो ओपेक सिस्टीन स्टोन्स। ठीक है, ये बहुत हार्ड इसका क्रिस्टलिन लैटिस होता है, वेरी हार्ड क्रिस्टलिन लैटिस। एक और क्या हम लोग वेरी हार्ड पढ़े थे, तो डम्बल शेप्ड जो मोनोहाइड्रेट स्टोन्स थे वो भी बहुत हार्ड थे। एक डिफ्रेंशिएटिंग फीचर हम लोग छोड़ दिए कि कैल्शियम ऑक्सलेट जो है वो एसिडिक यूरिन में बनता था, ट्रिपल फॉस्फेट जो है वो अल्कलीन यूरिन में, साथ ही को इन्फेक्टेड विथ प्रोटियस। नेक्स्ट सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन को हम लोग रेडियो ओपेक स्टोन सिस्टीन स्टोन कहेंगे। अब से इसका नाम हो गया रेडियो ओपेक सिस्टीन स्टोन। ठीक है, बहुत हार्ड होता है, वेरी हार्ड क्रिस्टलिन लैटिस होता है इसका। स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल। क्या क्या स्ट्रक्चर अभी तक हम लोग देख लिए, तो सबसे पहले हम लोग देखें डम्बल शेप, फिर देखें हम लोग एनवेलप शेप, फिर देखें हम लोग कॉफिन लिड अपीयरेंस, फिर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं हेक्सागोनल शेप। ठीक है, और क्योंकि इसका लैटिस बहुत हार्ड होता है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे मेडिकल में मैनेजमेंट जब पढ़ेंगे तो ESWL इसमें नहीं कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी, शॉकवेव से इसको तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है। और ये कब दिखेगा हम लोग को, सिस्टीन यूरिया जो एक कंडीशन होता है सिस्टीन यूरिया, उसमें देखने को मिल जाएगा सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन यूरिया मतलब सिस्टीन का प्रेजेंस इन यूरिन। अब अगर इसमें रिकरेंस दिखे, तो उसका मैनेजमेंट क्या होगा, डी पेनिसिलामिन। इस ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन का क्या था, AHA एसिटोहाइड्रोक्सामिक एसिड। इसका क्या है, डी पेनिसिलामिन एसिटोहाइड्रोक्सामिक एसिड
डी पेनिसिलामिन, ऐसे याद करेंगे। तो एक बार सब रिकरेंसी का हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। अगर रिकरेंट कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, रिकरेंट ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन है, या तो रिकरेंट सिस्टीन स्टोन्स है, तो हम लोग क्या क्या करेंगे। कैल्शियम ऑक्सलेट में वही 4 चीज़। पहला डिक्रीज फैट कंटेंट, और 3 चीज़ बढ़ाना है बाकी के। दूसरा क्या था, फैट को पहले कम करो, कैल्शियम लो डाइट में, पायरिडॉक्सिन लो डाइट में, और लास्ट चीज़ कोलेस्टाइरामिन लो डाइट में, ठीक है। टीपीएस ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन में क्या था, एएचए का फुल फॉर्म क्या था, अल्फा हाइड्रोक्सामिक एसिड, सॉरी एसिटो हाइड्रोक्सामिक एसिड, एसिटो हाइड्रोक्सामिक, मिक है कि हाँ मिक है, हाइड्रोक्सामिक एसिड। सीएस सिस्टीन स्टोन में डी पेनिसिलामिन। ये हम लोग देख लिए मेडिकल मैनेजमेंट फॉर रिकरेंट कैल्शियम स्टोन, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन एंड सिस्टीन स्टोन। इसके बाद बढ़ेंगे लास्ट important stone, that is uric acid stone. It is the most common radiolucent stone. मोस्ट कॉमन रेडियोलुसेंट स्टोन होता है ग्लास शार्ड्स। इसका अपीयरेंस कैसा है, ग्लास शार्ड्स क्या होता है, जब ग्लास टूट जाता है तो जिस तरीके का अपीयरेंस होता है, कुछ इस तरह का टूटा टूटा ग्लास जब टूटता है तो वैसा अपीयरेंस होता है ग्लास शार्ड्स यूरिक एसिड स्टोन्स का। ये कैसा यूरिन में फॉर्म होता है, तो एसिडिक एंड नॉन इन्फेक्टेड। ये गाउट जैसे यूरिक एसिड है तो गाउट जैसे अगर डिजीज़ हो तो उसके साथ एसोसिएटेड होता है गाउट। और एक है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम और गाउट जैसे कंडीशंस के साथ यूरिक एसिड स्टोन एसोसिएटेड है। अब अगर इसमें रिकरेंसी आए तो जैसे गाउट का ट्रीटमेंट है एलोप्यूरिनॉल, वैसे ही एलोप्यूरिनॉल देंगे इसके रिकरेंसी में। तो हम लोग 3 चीज़ देखे थे। अब अगर चौथा चीज़ में यूरिक एसिड स्टोन है, तो क्योंकि गाउट के साथ ये कंडीशन एसोसिएटेड होता है, साथ ही ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम जैसे कंडीशन में भी, तो जैसे गाउट में हम लोग एलोप्यूरिनॉल देते हैं, इस स्टोन में भी एलोप्यूरिनॉल देंगे, एलोप्यूरिनॉल। अब टक हम लोग देख लिए, रेयर स्टोन में हम लोग टिक्स देखेंगे। टक में क्या था, ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन, यूरिक एसिड स्टोन, सिस्टीन स्टोन, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। रेयर टाइप ऑफ स्टोन में 3 चीज़ें, TIX, X से ज़ैंथीन स्टोन, I से इंडिनेविर स्टोन्स, T से ट्राइमटेरिन स्टोन। जो ज़ैंथीन स्टोन होता है उसका खास बात है ये ब्रिक रेड होता है, कलर में ब्रिक रेड होता है, और ये तीनों स्टोन जो है रेडियोलुसेंट है। एक और क्या रेडियोलुसेंट हम लोग पढ़े, यूरिक एसिड स्टोन, मोस्ट कॉमन रेडियोलुसेंट स्टोन था ये, ठीक है। और इसका अपीयरेंस क्या था, ग्लास शार्ड्स। तो हम लोग अपीयरेंस के हिसाब से अगर देखें तो कैल्शियम ऑक्सलेट में 2 टाइप का अपीयरेंस था, डम्बल शेप्ड मोनोहाइड्रेट, एनवलप शेप्ड डाइहाइड्रेट। फिर हम लोग पढ़े ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन्स, उसका अपीयरेंस कैसा था, तो कॉफिन लीड टाइप अपीयरेंस था ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन का। फिर हम लोग आए सिस्टीन स्टोन में, सिस्टीन स्टोन्स का कैसा अपीयरेंस था,
तो हेक्सागोनल था। फिर हम लोग बढ़े यूरिक एसिड स्टोन में। यूरिक एसिड स्टोन का कैसा था अपीयरेंस? तो ग्लास शार्ड्स, ग्लास शार्ड। अब हम लोग स्टोन्स के बारे में जानकारी ले लिए, तो आप बढ़ते हैं इस कंडीशन के क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा? तो इट कैन बी एसिम्टोमेटिक। पहले तो हम लोग एसिम्टोमेटिक देखेंगे कि एसिम्टोमेटिक फेज भी होता है, ये जानना ज़रूरी है कि पहला इट कैन बी एसिम्टोमेटिक। सेकेंड, लेकिन मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन क्या है? तो पेन है। पेन दो तरीके का हो सकता है, एक तो कंसिस्टेंट पेन, फिक्स्ड रीनल पेन जिसे कहते हैं, फिक्स्ड रीनल पेन। फिक्स्ड रीनल पेन कहाँ पे होगा? तो रीनल एंगल में होगा। रीनल एंगल कहाँ होता है? लेट्स सी। तो जो इरेक्टर स्पाइनी मसल होता है, मान लीजिए ये इरेक्टर स्पाइनी मसल है आपके बैक का, इसका लैटरल बॉर्डर, ये लैटरल बॉर्डर हो गया, और मान लीजिए ये 12th रिब है, 12th रिब। तो इन दोनों के बीच का जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, एंगल बिटवीन इरेक्टर स्पाइनी मसल, lateral border of erector spiny muscle and 12th rib, इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग क्या कह रहे हैं? रीनल एंगल कह रहे हैं। तो और यहीं पे हम लोग को फिक्स्ड रीनल पेन देखने को मिलेगा। क्यों होता है? क्योंकि रीनल कैप्सूल जो होता है उसका डिस्टेंशन के कारण गेट्स डिस्टेंडेड। तो रीनल कैप्सूल के डिस्टेंशन होने के कारण हम लोग को फिक्स्ड रीनल पेन दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? रीनल एंगल में दिख रहा है। रीनल एंगल कहाँ होता है? तो इट इज़ द एंगल बिटवीन द लैटरल बॉर्डर ऑफ इरेक्टर स्पाइनी मसल एंड द 12th रिब का इंफीरियर बॉर्डर ऑफ 12th रिब। इतना काफ़ी था फिक्स्ड रीनल पेन के बारे में। अब होता है एक कॉलिकी पेन। अब कॉलिकी पेन ये डिपेंड करता है कि स्टोन का साइट कहाँ है। क्या वो अपर यूरेटर में है, मिड यूरेटर में है, या लोअर यूरेटर में है? अपर यूरेटर या तो रीनल पेल्विस। अगर अपर यूरेटर या रीनल पेल्विस में है तो लॉइन टू ग्रोइन टाइप ऑफ पेन मिलेगा, ऊपर से नीचे तक, लॉइन टू ग्रोइन टाइप ऑफ पेन। अगर मिड यूरेटर में है, मिड यूरेटर में या तो थोड़ा सा उसके ऊपर मिड यूरेटर, तो ये रेडिएट हो सकता है इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के थ्रू। इट कैन रेडिएट अलोंग द इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। फिर है लोअर यूरेटर। अगर लोअर यूरेटर में स्टोन जाके फंस गया है, देन द पेन रेडिएट्स अलोंग इलियो इंग्वाइनल नर्व। अब इसको याद करने के लिए फिर से रिपीट करते हैं। तो कॉलिक एक होता है पेन। द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ रीनल स्टोन इज पेन। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है, दो तरीके का होता है। फिक्स्ड रीनल स्टोन जो कि हम लोग को रीनल एंगल में देखने को मिलेगा, फिक्स्ड रीनल पेन। एक है कॉलिकी टाइप ऑफ पेन। कॉलिकी डिपेंड करता है कि स्टोन का साइड क्या है। अगर रीनल पेल्विस में है या अपर यूरेटर में है तो लॉइन टू ग्रॉइन टाइप ऑफ पेन मिलेगा। अगर मिड यूरेटर में है तो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के अलॉन्ग मिलेगा, IHN, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के IH। और अगर लोअर यूरेटर में है तो इलियो इंग्वाइनल नर्व के अलॉन्ग, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक या इलियो इंग्वाइनल। और नीचे चला गया हाइपोगैस्ट्रिक था थोड़ा ऊपर, मिड यूरेटर, लोअर यूरेटर में इलियो इंग्वाइनल नर्व के अलॉन्ग। अब एक और चीज़ है
जो अपर यूरेटर है उसमें लॉइन टू ग्रोइन टाइप ऑफ पेन जो था, ये अपर यूरेटर स्टोन अगर है तो पेशेंट को ऑब्ट्यूरेटर नर्व के अलॉन्ग भी पेन हो सकता है। ऑब्ट्यूरेटर नर्व के अलॉन्ग, जो कि इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई में आएगा, इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई। अब ये कंप्लीट हो गया कि कॉलिकी पेन जो है या तो रीनल पेल्विस में, या तो अपर यूरेटर में, या तो मिड यूरेटर में, या तो लोअर यूरेटर में, अकॉर्डिंगली जिस साइड में स्टोन है उसके अकॉर्डिंगली कॉलिकी पेन मिलेगा। अगर रीनल पेल्विस में है तो लॉइन टू ग्रॉइन टाइप ऑफ पेन मिलेगा, अपर यूरेटर में भी लॉइन टू ग्रॉइन टाइप ऑफ पेन मिलेगा। साथ ही ऑब्ट्यूरेटर नर्व के इन्वॉल्वमेंट के कारण इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई में भी पेन देखने को मिल सकता है, कॉलिकी पेन। मिड यूरेटर है तो इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व के अलॉन्ग, लोअर यूरेटर है तो इलियो इंग्वाइनल नर्व के अलॉन्ग। अगर ये जो स्ट्रैंगरी वर्ड है, स्ट्रैंगरी क्या होता है वो जानते हैं। अगर इंट्राम्यूरल पोर्शन में, मसल्स के बीच में, अगर इंट्राम्यूरल पोर्शन में इम्पैक्ट हो गया जाके स्टोन, इंट्राम्यूरल पोर्शन में जाके इम्पैक्ट हो गया स्टोन, तो हम लोग को स्ट्रैंगुरी देखने को मिलेगा। स्ट्रैंगुरी क्या होता है? तो इट इज़ द इंटेंस पेनफुल अर्ज टू पास यूरिन बट ऑन ट्राइंग टू कैन ओनली पास 1 or 2 drops of bloody urine. Most common acquired cause of hydronephrosis. It is the most common acquired cause of hydronephrosis. स्ट्रैंगुरी तो स्ट्रैंगुरी कब देखने को मिलेगा? जब स्टोन जाके इंट्राम्यूरल पोर्शन में इम्पैक्ट हो गया हो, स्टोन जाके इंट्राम्यूरल पोर्शन में इम्पैक्ट हो गया हो, और साथ ही स्ट्रैंगुरी जो है, स्ट्रैंगुरी का मतलब क्या होता है? तो इंटेंस अर्ज होगा, अर्ज टू पास यूरिन, इंटेंस अर्ज होगा, इंटेंस अर्ज टू पास यूरिन। लेकिन जब पेशेंट ट्राई करेगा यूरिन पास करने का, व्हेन पेशेंट ट्राइज टू पास यूरिन, देन ओनली 1 to 2 drops ऑफ ब्लडी यूरिन निकलेगा। ब्लडी यूरिन, हिमेट्यूरिया हो गया, मतलब हिमेट्यूरिया, बट ओनली 1 to 2 drops से निकलेगा। और स्ट्रैंगुरी इज़ द मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड कॉज ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये एक साइड में आपका पॉइंट हो जाएगा कि स्ट्रैंगुरी इज़ द मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड कॉज ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब पढ़ते हैं डाइटल क्राइसिस के बारे में। ये सब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में ही आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या देखें कि इट कैन बी एसिम्टोमेटिक। सेकंड हम लोग देखें कि पेन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, मोस्ट कॉमन clinical feature of renal stone. Pain can be of 2 types, fixed renal pain and colicky pain. फिर हम लोग फिक्स रीनल पेन के बारे में जाने कि रीनल एंगल में होता है, रीनल एंगल कहाँ होता है वो जाने। फिर हम लोग कॉलिकी पेन के बारे में जाने कि इट डिपेंड्स ऑन द साइट ऑफ इम्पैक्शन, अपर यूरेटर, मिड यूरेटर, लोअर यूरेटर। फिर हम लोग देखिए कि स्ट्रैंगुरी क्या होता है। स्ट्रैंगुरी वो होता है जब इंट्राम्यूरल पोर्शन में जाके स्टोन इम्पैक्ट हो गया हो और जिसके कारण स्ट्रैंगुरी होता है। स्ट्रैंगुरी में क्या देखने को मिलता है कि पेशेंट को इंटेंस अर्ज होगा यूरिन पास करने का, लेकिन जब इंसान ट्राई करेगा यूरिन पास करने का तो बस 1 से 2 ड्रॉप ब्लडी यूरिन निकलेगा। स्ट्रैंगुरी इज़ द मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड कॉज ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस। फिर हम लोग देखेंगे थर्ड प्रेजेंटेशन, दैट इज़ डाइटल क्राइसिस। डाइटल क्राइसिस क्या होता है कि अगर रीनल पेल्विस में स्टोन है, स्टोन इज इन पेल्विस, इट कैन ब्लॉक द यूरिन फ्रॉम ड्रेनिंग इनटू द यूरेटर, जिसके कारण यूरेटर में यूरिन नहीं आ पा रहा है क्योंकि बीच में स्टोन आ गया पेल्विस में ही, जिसके कारण किडनी में यूरिन एक्यूमुलेट हो जाएगा और
किडनी कैप्सूल का डिस्टेंशन होगा। अब किडनी कैप्सूल का डिस्टेंशन होने के साथ साथ हम लोग को क्या दिखता है, फिक्स्ड रीनल पेन दिखता है। ये भी यहीं से हम लोग याद कर लेते हैं कि अगर स्टोन है पेल्विस में तो यूरेटर में यूरिन नहीं जा पा रहा है, यूरेटर में यूरिन नहीं जा पा रहा है तो किडनी में एक्यूमुलेट हो रहा है यूरिन। एक्यूमुलेट होने के कारण जो किडनी कैप्सूल है, रीनल कैप्सूल है, वो डिस्टेंट हो रहा है, टेंशन ऑफ रीनल कैप्सूल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि अब क्या होगा कि फिक्स रीनल पेन मिलेगा और साथ ही पाल्पेबल स्वेलिंग भी मिलेगा। पेन एट रीनल एंगल देखने को मिलेगा, साथ ही पाल्पेबल स्वेलिंग, क्योंकि किडनी कैप्सूल डिस्टेंट हो गया तो देयर विल बी पाल्पेबल स्वेलिंग। अब नेक्स्ट क्या हो गया, इतना होने के बाद स्टोन अपना पोजीशन चेंज कर लिया, स्टोन थोड़ा नीचे आ गया पेल्विस के। तो अब क्या होगा कि जो एक्यूमुलेटेड यूरिन था वो फ्लो करके बाहर निकला, यूरेटर में आया। यूरेटर में आने के कारण अब क्या हो गया, स्टोन शिफ्ट्स पोजीशन। यूरेटर स्टोन अपना पोजीशन चेंज किया तो यूरिन फ्लोज आउट यूरिन बाहर निकलने के कारण स्वेलिंग सबसाइड हुआ। जो ये पाल्पेबल स्वेलिंग था ये नेगेटिव हो गया, पेन एट रीनल एंगल नेगेटिव हो गया, जिसके कारण पेशेंट को थोड़ा रिलीफ मिला। रिलीफ मिलने के साथ साथ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट यूरिन निकला, लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। अब इसी के साथ साथ हिमेचूरिया भी देखने को मिल सकता है, प्लस माइनस हिमेचूरिया। ये हो गया डाइटल क्राइसिस। डाइटल क्राइसिस क्या होता है कि पेल्विस में स्टोन है जिसके कारण यूरिन यूरेटर में नहीं जा पा रहा है। यूरिन यूरेटर में नहीं जा पा रहा है तो अब किडनी में ही यूरिन भरता जा रहा है। यूरिन भरता जा रहा है तो किडनी का कैप्सूल जो है वो डिस्टेंट हो रहा है। डिस्टेंशन ऑफ किडनी कैप्सूल कॉजेस पेन इन द रीनल एंगल, जिसको हम लोग फिक्स्ड रीनल पेन बोल रहे थे। रीनल एंगल कहाँ था, तो लैटरल टू रेक्टर स्पाइनी एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ 12th रिब, वहाँ पे रीनल एंगल है, वहाँ पे फिक्स्ड रीनल पेन मिलेगा। फिक्स्ड रीनल पेन के साथ साथ क्या मिलेगा, फिक्स्ड रीनल पेन के साथ साथ हम लोग को पाल्पेबल स्वेलिंग मिलेगा। अब क्या हो गया, स्टोन अपना पोजीशन शिफ्ट किया। स्टोन अपना पोजीशन शिफ्ट किया तो उसके कारण क्या हो गया, यूरिन बाहर निकला। यूरिन लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन बाहर निकला। साथ ही हम लोग को हिमेचूरिया देखने को मिल सकता है। अब यूरिन बाहर निकलने के कारण जो पाल्पेबल स्वेलिंग था वो सबसाइड हो गया। इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है इसका, तो नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी इमेजिंग। नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन हम लोग करेंगे एब्डोमेन का, एनसीसीटी एब्डोमेन या एनसीसीटी केयूबी किडनी यूरेटर ब्लैडर, दो चीज़। मतलब इन्वेस्टिगेशन जो एनसीसीटी हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है कि यूएसजी केबी क्यों नहीं करते हैं हम लोग, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ किडनी यूरेटर ब्लैडर क्यों नहीं कर लेते हैं। इसलिए नहीं करते क्योंकि जो हम लोग का लोअर यूरेटर है, लोअर यूरेटर के सामने बावल आ जाता है। तो बावल में बावल गैस अगर प्रेजेंट होगा तो हम लोग विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे लोअर पार्ट ऑफ यूरेटर को। लोअर पार्ट ऑफ यूरेटर is covered by bowel gas, not visualized, इसलिए विजुअलाइज नहीं होता है। इतना काफ़ी था इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब मैनेजमेंट में आता है। अगर एसिम्प्टोमेटिक स्टोन है, क्योंकि हम लोग क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में देखे कि इट कैन बी एसिम्प्टोमेटिक,
अगर एसिम्टोमेटिक है और स्टोन का साइज़ है, स्टोन का साइज़ जो है लेस देन 5 to 6 mm है, तो क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। अभी बस देखेंगे, क्या पता स्टोन खुद से निकल जाए। अगर सिम्टोमेटिक है, पेशेंट को पेन हो रहा है, रीनल फिक्स रीनल पेन या कॉलिक की पेन हो रहा है, और साथ ही स्टोन मोर देन 5 to 6 mm है, तो क्या करेंगे, ESWL ट्राई करेंगे। ESWL क्या होता है, तो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। It is based on blast wave dynamics। इसमें क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम लोग टारगेट करते हैं स्टोन पे। स्टोन में टारगेट करने से स्टोन क्या हो जाएगा, शैटर्ड हो जाएगा, स्टोन चकनाचूर हो जाएगा, इसके कारण स्मॉल पीस हो जाएगा स्टोन का, स्मॉल पीसेस जो कि बाहर निकल जाएगा यूरेटर के थ्रू, यूरिन के साथ बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसमें क्या क्या हम लोग को प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि पेशेंट को शुड लाई स्टिल, थोड़ा सा भी हिले तो गलत पॉइंट पे, जो अल्ट्रासोनिक वेव है गलत पॉइंट पे टारगेट हो सकता है और ब्लीडिंग वगैरह या तो कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो पेशेंट शुड लाई स्टिल, ठीक है। अब एक फैक्ट है कि डॉर्नियर एपरेटस एक था जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट एपरेटस था, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एपरेटस which was used for ESWL was डॉर्नियर एपरेटस। ये बस ऐसे एक फैक्ट। अब नेक्स्ट है कि द शैटर स्टोन्स आर गोइंग टू ट्रेवल डाउन द यूरेटर, जिसके कारण कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस पढ़ते हैं। ESWL के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, पेन, हिमेचूरिया, स्टोन स्ट्रिट, UTI। क्या क्या है, पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है पेशेंट को, पेन, इसका हम लोग PUSH पुश से याद कर सकते हैं। ESWL का कॉम्प्लिकेशन क्या है, पुश, P से पेन, U से UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। S क्या है, तो स्टोन स्ट्रेट। H क्या है, हिमेचूरिया। स्टोन स्ट्रेट के बारे में जानते हैं, क्या होता है स्टोन स्ट्रेट। जो हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव डाले जिसके कारण स्टोन शैटर्स हुए, जिसके कारण वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हुए, तो ये जो मल्टीपल फ्रैगमेंट्स हैं जो कि जनरेट होता है आफ्टर यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव, इट कैन क्लॉग द यूरेटर। जो यूरेटर निकल रहा है वो जाके क्लॉग कर सकता है, यूरेटर में जाके स्टोन्स की मल्टीपल फ्रैगमेंट क्लॉग हो सकता है, जिसके कारण एक कंडीशन है जिसको कहते हैं स्टिन स्ट्रेस। ये जो स्टिन स्ट्रेस है, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन मल्टीपल फ्रैगमेंट क्लॉग्स द यूरेटर, इट इज़ कॉल्ड एज स्टिन स्ट्रेस। यूरेटर क्लॉग हो गया तो फिर से यूरिन पास नहीं हो पाएगा, तो इट इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, स्टोन स्ट्रेट विच लीड्स टू स्टिन स्ट्रेस। स्टोन स्ट्रेट leads to स्टीन स्ट्रेसी। स्टीन स्ट्रेसी। अब डिसएडवांटेज क्या होगा, क्या क्या, अगर लार्ज स्टोन है तो मल्टीपल सीटिंग लगेगा, पेशेंट को बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में तो बड़ा सा अगर स्टोन है तो वो तोड़ नहीं पाएगा ESWL। लार्ज स्टोन में दिक्कत होता है, लार्ज स्टोन रिक्वायर्स मल्टीपल सेटिंग्स। पेशेंट कंप्लायंस नेसेसरी फॉर द मल्टीपल सेशन। पेशेंट कंप्लायंस, अब अगर पेशेंट आना ही नहीं चाहे, फिर से बार बार उसको कुछ काम पड़ गया नहीं आया, तो फिर पेशेंट कंप्लायंस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। ये सब ESWL का डिसएडवांटेजेस हो गया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है, तो
प्रेगनेंसी, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, और स्टोन का अगर साइज मोर देन 1.5 सेंटीमीटर है। एक चौथा पॉइंट है कि कार्डियक पेसमेकर अगर लगा होगा पेशेंट को। ये सब इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया कि प्रेगनेंसी, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, स्टोन साइज मोर देन 1.5 सेंटीमीटर एंड कार्डियक पेसमेकर लगा हो पेशेंट को, तो हम लोग नहीं कर पाएंगे ESWL। और क्या क्या होता है कि चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन तो लाइफ स्टिल नहीं कर पाएगा, स्टिल एक ही जैसा बैठा नहीं रह पाएगा, तो लेटा नहीं रह पाएगा। अगर एक ही जगह लेटा नहीं रह पाया तो हम लोग एक पॉइंट पे कैसे जो अल्ट्रासोनिक रेडिएशन है या वेव है उसको एक पॉइंट पे नहीं डाल पाएंगे, इसके कारण कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। तो चिल्ड्रन में भी नहीं कर पाएंगे, चिल्ड्रन में नहीं कर पाएंगे, और ओबीज में नहीं कर पाएंगे क्योंकि लेयर्स आ जाता है ओबीज में, इसीलिए मुश्किल हो जाएगा। फिर है बहुत ज़्यादा हार्ड स्टोन है, वेरी हार्ड स्टोन। हम लोग कहाँ पढ़े थे, तो सिस्टीन में देखे थे कि सिस्टीन स्टोन में बहुत हार्ड लैटिस होता है, तो हम लोग वहाँ पे ESWL नहीं कर पाएंगे। और एक सिस्टीन के बाद हम लोग क्या पढ़े थे वेरी हार्ड स्टोन, तो कैल्शियम ऑक्सलेट्स के मोनोहाइड्रेट्स जो थे उसमें नहीं कर पाएंगे। मोनोहाइड्रेट्स का शेप क्या था अगर आप लोग को याद हो तो डम्बल शेप था। और क्या है, ऑब्स्ट्रक्टेड सिस्टम अगर है, पहले से अगर यूरेटर ऑब्स्ट्रक्टेड है तो जो शैटर्ड स्टोन्स निकलेंगे वो कैसे पास होंगे, इस कारण क्लॉग हो सकता है। क्लॉग हो जाएगा तो स्टेन स्ट्रेस, जब हम लोग पढ़े स्टोन स्ट्रेट के कारण स्टेन स्ट्रेस हो जाएगा, तो ऑब्स्ट्रक्टेड यूरेटर में भी नहीं कर पाएंगे। ऑब्स्ट्रक्टेड सिस्टम या ऑब्स्ट्रक्टेड यूरेटर कह सकते हैं, उसमें नहीं कर पाएंगे। अब अगर किडनी में, ये मान लीजिए किडनी है, यहाँ पे अगर स्टोन है तो एंटी ग्रेविटी स्टोन को ट्रैवल करना पड़ेगा जो फ्रैगमेंट्स है, तो इसमें भी दिक्कत है। लोअर कैलिक्स स्टोन में भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। अब अगर ESWL कॉन्ट्राइंडिकेटेड हो गया, किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हुआ, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड हुआ, एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर में प्रेगनेंसी, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। थर्ड क्या था, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर, स्टोन का साइज अगर मोर देन 1.5 सेंटीमीटर है तो उसमें भी नहीं कर पाए, और कार्डियक पेसमेकर अगर लगा हुआ है पेशेंट को। ये सब एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया। कुछ रिलेटिव है, जैसे चिल्ड्रन, ओबीज, ऑब्स्ट्रक्टेड सिस्टम और लोअर कैलिक्स स्टोन। कूल, इसको याद कर सकते हैं, COOL कूल। इसका तो ऐसे कुछ बन नहीं रहा है, PU इसको छोड़ देते हैं, इसको ऐसे याद कर सकते हो कि प्रेगनेंसी तो ऐसे भी हम लोग को याद रहेगा। ब्लीडिंग डिसऑर्डर क्योंकि हिमैचुरिया इसका ये कॉम्प्लिकेशन ही था, कॉम्प्लिकेशन में हम लोग हिमैचुरिया देखे थे, तो अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर में तो नहीं कर पाएंगे। स्टोन का साइज अगर 1.5 से बड़ा स्टोन है तो वैसे भी नहीं कर पाते। CPM कार्डियक पेसमेकर अगर लगा हुआ है, इसको याद रखना है आपको कि कार्डियक पेसमेकर। और रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन में कूल, चिल्ड्रन, ओबीज, ऑब्स्ट्रक्टेड सिस्टम और लोअर कैलिक्स स्टोन कूल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि अगर ESWL नहीं कर पाए तो हम लोग क्या करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शंस,
अदर मैनेजमेंट। तो अदर मैनेजमेंट में आता है PCNL, URS, RIRS, लेज़र्स। अब एक एक करके सबको देखते हैं। PCNL क्या होता है? तो PCNL होता है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। इमेज गाइडेंस के अंडर हम लोग क्या करेंगे, एक गाइड वायर को इंसर्ट करेंगे स्टोन के जस्ट नेक्स्ट। अ गाइड वायर इज इंसर्टेड नेक्स्ट टू द स्टोन, नेफ्रोस्कोप इज इंसर्टेड। फिर हम लोग नेफ्रोस्कोप इंसर्ट करेंगे और स्टोन को शैटर कर देंगे। इसमें पैरेन्काइमा पंक्चर होता है। पैरेन्काइमा को पंक्चर करेंगे तभी तो वहाँ तक पहुँचेंगे हम लोग। तो क्या क्या किए कि इमेज गाइडेंस के अंडर इमेज गाइडेंस एक गाइड वायर को पहले हम लोग इमेज लिख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इमेज गाइडेंस के अंडर होता है ये। पहले एक गाइड वायर को इंसर्ट करते हैं नेक्स्ट टू द किडनी स्टोन। इमेज गाइडेंस के अंडर एक गाइड वायर को स्टोन के जस्ट नेक्स्ट हम लोग इंसर्ट किए। फिर हम लोग नेफ्रोस्कोप को इंसर्ट किए। नेफ्रोस्कोप को इंसर्ट करके हम लोग जो स्टोन है उसको शैटर कर दिया। इसमें हम लोग पैरेन्काइमा को पंक्चर करते हैं। पैरेन्काइमा को पंक्चर किया जाता है इस प्रोसेस में। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? तो ब्रूजिंग हो सकता है, हिमेचूरिया हो सकता है। ठीक है, जो प्रोसीजर करते हुए ब्रूजिंग करवा सकते हैं या हिमेचूरिया हो जा सकता है। और क्या क्या होता है? तो कोलोनिक इंजरी, कोलोन में अगर हम लोग रप्चर कर दिए तो कोलोनिक इंजरी हो सकता है। फिर है प्लूरा तक भी पहुंच सकते हैं। रीनल एंगल के थ्रू अगर हम लोग जा रहे हैं तो प्लूरा तक, ऊपर में प्लूरा हो गया, नीचे कोलोन हो गया, इन दोनों का इंजरी हो जाएगा। अगर प्लूरा इंजर हो रहा है तो न्यूमोथोरैक्स फॉर्मेशन हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स। फिर है स्प्लीन भी वहीं पे, स्प्लेनिक अगर लेफ्ट साइड में कर रहे हैं तो स्प्लेनिक इंजरी करवा सकते हैं हम लोग। क्या क्या है? ब्रूजिंग, हिमेचूरिया, कोलोन नीचे, प्लूरा ऊपर, लेफ्ट में स्प्लीन। ब्रूजिंग, हिमेचूरिया, कोलोन ऊपर, प्लूरा कोलोन नीचे, प्लूरा ऊपर और लेफ्ट साइड में स्प्लेनिक इंजरी। इसको कब प्रेफर करेंगे? जब ऑब्स्ट्रक्टेड सिस्टम हो, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टेड सिस्टम में ESWL तो वैसे भी रिलेटिवली कॉन्ट्राइंडिकेटेड था। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, लिथोटॉमी, सॉरी लिथोट्रिप्सी नहीं, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी कर रहे हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड में प्रेफर करेंगे क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टेड होगा तो कैलिसेस डायलेटेड होगा। कैलिसेस डायलेटेड होगा तो हम लोग इजीली उसको पंक्चर कर सकते हैं। एक डायलेटेड सिस्टम को पंक्चर करना ज़्यादा इजी होता है। मान लीजिए एक बलून है, बलून अगर डायलेटेड है तो हम लोग उसको इजीली जिस पॉइंट पे चाहे पंक्चर कर सकते हैं। अगर वो डायलेटेड नहीं है तो पंक्चर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टेड में कैलिसेस जो है डायलेटेड होगा, इजी टू पंक्चर। अब आते हैं URS, RIRS। URS क्या होता है? यूरेट्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ स्टोन। RIRS क्या होता है? रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। यूरेट्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ स्टोन मतलब यूरेट्रोस्कोपिक मतलब यूरेटर के थ्रू जा रहे हैं, स्टोन फ्रॉम यूरेटर के थ्रू किडनी स्टोन हम लोग रिमूव कर रहे हैं। या तो यूरेटर में भी हो सकता है, वहाँ का भी स्टोन रिमूव कर रहे हैं। और अगर किडनी पे पहुँच के हम लोग कर रहे हैं रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, किडनी से रिमूव कर रहे हैं तो
RIRS, यूरेटर से कर रहे हैं तो URS, किडनी से कर रहे हैं तो रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। एक होता है डॉर्मिया बास्केट, कुछ इस तरीके का होता है जो कि अंदर जाके ऐसे फैल जाता है, इसको कहते हैं डॉर्मिया बास्केट। डॉर्मिया बास्केट, इसको पास करके डॉर्मिया बास्केट ऐसे फैला के इसके अंदर स्टोन लेके हम लोग निकाल लेते हैं बाहर, इसको कहते हैं डॉर्मिया बास्केट। इट इज़ यूज टू रिट्राइव द स्टोन। अब थर्ड पॉइंट हम लोग का क्या था, तो लेज़र। लेज़र क्या है, लेज़र भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्टोन को शैटर करने के लिए। कौन सा लेज़र यूज़ करते हैं, तो हॉल्मियम YAG, यहाँ लिख लेते हैं इसको लेज़र में, हॉल्मियम YAG लेज़र इज़ यूज्ड। तो क्या क्या मैनेजमेंट ऑप्शंस देखें। सबसे पहले we saw that we can use extracorporeal shock wave lithotripsy, ESWL, extracorporeal शॉक वेव लिथोट्रिप्सी देखे सबसे पहले। फिर हम लोग देखे अगर ESWL फेल हो जा रहा है या तो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। थर्ड देखें यूरेट्रिक रिमूवल ऑफ स्टोन, यूरेट्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ स्टोन। इसी के साथ हम लोग देखें रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। फोर्थ पॉइंट हम लोग देखें लेज़र। ESWL में क्या करते हैं हम लोग, तो शॉक वेव यूज़ करते हैं, शॉक वेव डायनेमिक्स यूज़ करते हैं। शॉक वेव डायनेमिक्स यूज़ करके ब्लास्ट वेव डायनेमिक्स, जिसको कहते हैं ब्लास्ट वेव डायनेमिक्स यूज़ करते हैं। इसमें पेशेंट को स्टिल लाई करना पड़ता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम लोग टारगेट करते हैं स्टोन पे ताकि वो शैटर हो जाए, ठीक है। फिर वो शैटर स्टोन यूरेटर के थ्रू ट्रैवल करके बाहर निकल जाता है। इसका कॉम्प्लिकेशंस हम लोग देखें कि पेन होता है, कॉम्प्लिकेशंस में पेन, हिमेचूरिया, स्टोन स्ट्रेट हो सकता है जिसके कारण स्टिन स्ट्रेस ही देखने को मिलता है। फिर है UTI, तो हम लोग कैसे याद किए थे कॉम्प्लिकेशंस को, PUSH पुश, पेन, UTI, स्टोन स्ट्रेट लीडिंग टू स्टिन स्ट्रेस, हिमेचूरिया। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि पेशेंट को मल्टीपल सिटिंग करवाना पड़ेगा और पेशेंट कंप्लायंस ज़रूरी हो जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या था इसमें, प्रेगनेंसी, अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, और क्या था स्टोन का साइज मोर देन 1.5 सेंटीमीटर, कार्डियक पेसमेकर का प्रेजेंस, और क्या था कूल, चिल्ड्रन ओबीस, ऑब्स्ट्रक्टेड सिस्टम और लोअर कैलिक स्टोन। इतना था रिलेटिव कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम लोग आते PCR, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी। इसमें इमेज गाइडेंस के अंडर गाइड वायर को इंसर्ट करते हैं नेक्स्ट टू द स्टोन। फिर हम लोग उसमें नेफ्रोस्कोप इंसर्ट करके स्टोन को तोड़ते हैं। पैरेन्काइमा को पंक्चर किया जाता है इस प्रोसेस में, पैरेन्काइमा पंक्चर्ड। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, ब्रूजिंग, हिमेचूरिया, ऊपर गया तो न्यूमोथोरैक्स करवा सकते हैं, प्लूरा इंजरी, नीचे गया तो कोलोनिक इंजरी, और लेफ्ट साइड में किया तो स्प्लेनिक इंजरी।
इसको कब प्रेफर करेंगे? जब ऑब्स्ट्रक्टेड सिस्टम हो, क्योंकि कैलिक्स जो है वो डायलेटेड होता है। डायलेटेड कैलिक्स में ईजियर होता है पंक्चर करना, पंक्चर ईजियर। यूआरएस क्या होता था? तो ये रेट्रोस्कोपिक रिमूवल ऑफ स्टोन। आरआईआरएस क्या था? रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। ये रेट्रोस्कोप रिमूवल स्टोन में जब यूरेटर से रिमूव करते हैं। रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी जब किडनी से स्टोन रिमूव करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? डॉर्मिया बास्केट इसमें यूज़ होता है, डॉर्मिया बास्केट। एक होता है लेज़र। कौन सा लेज़र? हॉल्मियम YAG। तो ये हो गया मैनेजमेंट। डाइटल क्राइसिस क्या था? जब स्टोन पेल्विस में हो तो यूरेटर में नहीं जा पाता है यूरिन, जिसके कारण स्टोन जो यूरिन है वो एक्यूमुलेट हो जाता है किडनी में एक्यूमुलेट होने के कारण जो रीनल कैप्सूल है वो डायलेट हो जाएगा, तो पेन प्रेजेंट होगा। पेन के साथ साथ क्या प्रेजेंट होगा? तो पाल्पेबल स्वेलिंग प्रेजेंट होगा। अब जैसे स्टोन सबसाइड हुआ या तो नीचे आ गया कैलिक्स में, तो क्या हो गया कि अचानक से सारा यूरिन बाहर निकला। बाहर निकलने के कारण डाइल्यूट यूरिन, मैसिव लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट यूरिन निकलेगा और क्या होगा? पाल्पेबल स्वेलिंग सबसाइड हो जाएगा। स्ट्रैंगुरी क्या था? इंट्राम्यूरल पोर्शन में अगर स्टोन जाके फंस गया तो क्या होगा? देयर विल बी इंटेंस अर्ज टू पास यूरिन, लेकिन जब पेशेंट ट्राई करेगा यूरिन पास करने का, बस 1 से 2 ड्रॉप ऑफ ब्लडी यूरिन निकलेगा। स्ट्रैंगुरी इज द मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड कॉज ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस। दैट्स ऑल फॉर रीनल स्टोन।